देखो सबसे पहले आपको आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो आपको थोड़ा सा नेट के बारे में ना सिलेबस वगैरह बता देता हूँ ना, कैसा क्या प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस क्या रहेगा अपना। तो अपने नेट के एग्ज़ाम में टोटल 13 यूनिट्स होती हैं। अपना लाइफ साइंस के नाम से एग्ज़ाम होगा। ये जो एग्ज़ाम है लाइफ साइंस के नाम से किन किन बच्चों का होता है, जो भी बच्चा जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर कोई एमएससी करता है तो उसका एग्ज़ाम किस में होगा, लाइफ साइंस के नाम से होगा ना। मैं नाम लिख देता हूँ सब्जेक्ट के। ये एमएससी की सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी, बॉटनी, इनको हम कोर सब्जेक्ट बोलते हैं ना, जूलॉजी बॉटनी को। फिर होती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी, ये नाम भी सुना होगा सबने, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सुना होगा ना। इसके बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ किस में कराती हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी एमएससी कराती हैं, और कुछ जेनेटिक्स में भी एमएससी कराती हैं, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स नाम से है ना सब्जेक्ट होती है, इसमें भी एमएससी होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइफ साइंस के नाम से भी एमएससी कराती हैं। अपने राजस्थान में जूलॉजी, बॉटनी वाली कॉलेज ज़्यादा हैं, फिर 3rd और 4th नंबर पर आती हैं माइक्रोबायो और बायोटेक वाली। ऐसी कॉलेज बहुत कम है जो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और लाइफ साइंस में एमएससी करवाती हैं। जैसे आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा सबने, न्यू दिल्ली में है, तो वो लाइफ साइंस से एमएससी करवाती है ना, जूलॉजी बॉटनी से एमएससी नहीं करवाती। और जो आपकी मोस्टली सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो भी जूलॉजी बॉटनी में एमएससी नहीं करवाती, वो किस में करवाती हैं, आपकी जो एलाइड सब्जेक्ट होती है ना उनमें एमएससी करवाती हैं। और जो आपकी आईआईटीज़ हैं, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम लगता है ना, तो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम अपने बायो वाले भी दे सकते हैं, लेकिन आईआईटी जो है ओनली बायोटेक्नोलॉजी में ही एमएससी करवाती है। सुभाष, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, केवल इसमें ही आप एमएससी कर सकते हो ना आईआईटी से। पहले 2 सब्जेक्ट थी अपनी, एक तो थी बायोलॉजिकल साइंस और एक था बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोलॉजिकल साइंस को हटा दिया, अब ओनली कौन सा सब्जेक्ट बचा है उसमें, बायोटेक्नोलॉजी बचा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, एक तो जो आपकी माइक्रोबायो, बायोटेक हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, मतलब एक तो इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। जैसे सब कुछ छोड़ो, अभी अपने आरयू की बात करें, अपना डिपार्टमेंट है ना आरयू का, अगर आप यहाँ से जूलॉजी और बॉटनी से एमएससी करते हो तो आपकी फ़ीस है एमएससी की 5,000 रुपये पर ईयर की। और अगर आप बायोटेक या माइक्रोबायो से एमएससी करते हो तो यहाँ की फ़ीस है 75 से 80,000 रुपये पर ईयर की। कहने को मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है ये, स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं वैसे इनको, लेकिन इतना अंतर है ना फीस में। चलो फीस तो ज़्यादा दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से बायोटेक से करने के बाद में आपको कोई जॉब मिल जाएगा। दिक्कत क्या होती है, जब कल को जब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आती है, तो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। देखो 2 तरह की अपने वैकेंसी आती है, एक तो होती है गवर्नमेंट कॉलेज जिनको हम राजकीय महाविद्यालय बोलते हैं, और एक होते हैं यूनिवर्सिटीज, इनको तो बोलते हैं महाविद्यालय, इनको बोलते हैं विश्वविद्यालय, है ना, ये डिफरेंस होता है दोनों में। और इसको क्या बोलते हैं, तो दोनों की रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं इनमें तो होता है, अगर आपने एमएससी प्लस नेट कर लिया है तो इनमें तो आपका होगा एग्ज़ाम के बेसिस पे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी आती है, इसको वैकेंसी को आरपीएससी करवाता है ना कंप्लीट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, वो आपका एग्ज़ाम लेगा। इसका फॉर्म वही फिल करेगा जिसके पास में क्या हो, एमएससी प्लस नेट हो। जो नॉन नेट वाला भी फॉर्म तो फिल कर सकता है, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, अगर आपका इंटरव्यू तक भी क्लियर हो जाता है ना तब भी आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो। जैसे कि अपने पेपर की बात करें तो इसमें अपने 3 पेपर होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए। ये आप तभी दोगे जब आपका ये क्वालिफिकेशन है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये तो आपका होता है जीके का, राजस्थान जीके आती है, ये होता है आपका सब्जेक्ट का, और ये भी होता है सब्जेक्ट का। ये जीके का आपका 50 नंबर का होगा और सब्जेक्ट का आपका 75 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा। तो ये कितने हो गए, 200 हो गए। फिर आपकी कट ऑफ जाएगी, जैसे मान लो आपकी 100 सीट हैं
तो 100 सीट में से फिर इंटरव्यू के लिए 3 गुना या 6 गुना लड़कों को बुलाते हैं, मतलब इन एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू और होता है। एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये होता है आपका 24 मार्क्स का। तो इंटरव्यू के लिए ऐसा तो है नहीं कि 100 सीटें तो 100 लड़कों को बुलाएंगे, 100 सीट होती हैं तो कम से कम 300 या 600 लड़कों को बुलाया जाता है ना इंटरव्यू में। तो अब इंटरव्यू होगा 24 नंबर का, फिर टोटल कुल मिला के अपना 224 नंबर का मैटर हो गया, 200 के तक पेपर और 24 नंबर का इंटरव्यू, फिर एक फाइनल कट ऑफ जाएगी इंटरव्यू को मिला के। तो कुल मिला के कट ऑफ ये 50% मार्क्स के आसपास आपकी रहेगी। जैसे ये 200 में से लगभग 100 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल आ जाता है, और ये कुल मिला के 24 नंबर मिला के 135 नंबर तक आपके आ जाते हैं ना 224 में से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये तो है गवर्नमेंट कॉलेज में रिक्रूटमेंट का तरीका। इसमें भी जिसका नेट नहीं है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है, इसका एग्ज़ाम दे सकता है। ये जो इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू तो बाद में होगा पेपर के बाद में, अगर आपका इंटरव्यू तक भी नेट क्लियर हो जाता है तब भी आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो जाते हो। ये है आपके यूनिवर्सिटी, जैसे कि अपना राजस्थान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय अपना सीकर वाला, अपना MDS है ना महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर वाला, ऐसी JNV उदय जोधपुर में है। तो ये अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज बोलते हैं इनको। जैसे भरतपुर में आपका ब्रज रहा, अलवर में मत्स्य रहा, ये सब क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूटमेंट का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ तो हम इनको क्या बोल देते हैं, कॉलेज लेक्चरर बोलते हैं ना, इनमें रिक्रूटमेंट होती है तब तो। और जब यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी आती है तो वहाँ इनको क्या बोलते हैं हम, असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ में आ गई बात? से बात करके आना कीर्ति। तो यहाँ क्या तरीका होता है, यहाँ आपका मोस्टली केस में कोई भी यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम नहीं लेती। ये क्या करते हैं, जिनका भी MSc प्लस नेट होता है उनको डायरेक्ट किसके लिए बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अगर आपका MSc प्लस नेट है तो डायरेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये कोई पेपर वेपर ऐसा सिस्टम नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब बात आती है कि PhD जरूरी है या नहीं है। तो सोनिया PhD जरूरी है या नहीं है? तो देखो PhD वैसे ओवरऑल वैसे तो कहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी PhD ज़रूरी है। देखो क्या होता है, PhD ज़रूरी क्यों है और क्यों नहीं है। अभी जैसे आप ये कॉलेज लेक्चरर बनते हो एग्जाम के थ्रू, इसमें PhD का 1% भी रोल नहीं है। कोई अपने सब्जेक्ट वाला था या अदर सब्जेक्ट वाला? फिलॉसफी। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं, अगर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट होते हो तब तो अपने PhD का कोई भी रोल नहीं है ना इस एग्ज़ाम में। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि यूनिवर्सिटीज़ में बोटनी की 10 सीट निकली हैं, जूलॉजी की 10 सीट निकली और फॉर्म लगाया मान लो 10,000 लड़कों ने, तो क्या सबको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए? सबको तो नहीं बुलाएंगे। मान लो सबके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है MSc प्लस नेट, सीट है 10, तो सबको तो नहीं बुला सकते, क्योंकि रूल तो यही है कि आप यहाँ तो 3 गुना को बुलाओगे या 6 गुना को या मैक्सिमम 10 गुना को। और SI वगैरह में मैक्सिमम 15 गुना को बुलाते हैं, इससे ज़्यादा को नहीं बुलाते। जितनी भी सीट हैं उसका मैक्सिमम 15 गुना लोगों को आप इंटरव्यू में बुला सकते हो। तो अब 10 सीट हैं तो 150 को बुला लो। अब फॉर्म लगाया मान लो 1000 लोगों ने, तो सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाओगे, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट करना। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कितना है, फिर शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उन सबको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जितने लोगों ने एग्जाम दिया है सबको क्या इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे? नहीं, उसकी कट ऑफ निकाल लेंगे, जो होंगे आउट हो जाएंगे, बाकी जो 3 गुना 6 गुना होंगे उनको बुला लिया जाएगा। तो ऐसे ही पिंकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट करने का इनका तरीका क्या है, इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, जैसे BSc प्लस MSc प्लस नेट प्लस PhD प्लस पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस प्लस जो भी रिसर्च पेपर वगैरह है, ये इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है। इन्होंने बोला है कि अगर BSc में आपकी 80% से ऊपर है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। उसके मैक्सिमम कितने मार्क्स दिए जा सकते हैं? 25। 60 से ऊपर है तो 23, और अगर 55 से ऊपर है तो 20 मार्क्स। ये क्राइटेरिया बना रखा है। तो मोस्टली बच्चों की 60 से 80 के बीच में होती है परसेंट है ना BSc में, तो सबके कितने मार्क्स मिलेंगे? 23। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं?
25, वो भी कब, जब 80 से ऊपर है। तो अगर किसी की 61% है, किसी की 79% है, तो दोनों को इक्वल काउंट किया जाएगा, क्योंकि दोनों 60 से 80 के बीच में आते हैं। समझ में आ गई बात। एमएससी में वही क्राइटेरिया सेम टू सेम, नेट के 5 नंबर, अगर जेआरएफ है तो 7 नंबर, पीएचडी है तो 30 मार्क्स, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो ये मैक्सिमम इसके 10 नंबर मिलेंगे ना 2 साल के हिसाब से, रिसर्च पेपर के मैक्सिमम 10 नंबर, ये ऐसे मिला के टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जैसे कि 10 सीट हैं तो मान लो 60 लोगों को बुलाना है, तो जो टॉप 60 लोग आ जाएंगे इनमें क्राइटेरिया में, उनको बुला लिया जाएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट लिस्ट करना। तो अब देखो इसमें क्या है, जिसके पास पीएचडी नहीं होगी उसके कितने नंबर कम हो जाएंगे, सीधे सीधे 30 नंबर। तो कुल मिला के बात यह है कि बिना पीएचडी वाला बंदा शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो कितने नंबर कम हो गए आपके, क्योंकि देखो इनमें तो सबके बराबर ही है ना। बीएससी में सबकी कोई 60 से 80 होती है परसेंट, एमएससी में 60 से 80 होती है। नेट का जेआरएफ का कितना फ़र्क है, 5 नंबर 7 नंबर। मेन फ़र्क कहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे आ रहा है ना। तो वैसे तो उन्होंने बोल दिया कि पीएचडी जरूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल बिना पीएचडी के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में। समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे इसमें पीएचडी को एक भी नंबर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट बिना पीएचडी के हो सकता है। वैसे भी इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है अपने को विश्वविद्यालय पे, क्योंकि इसमें जैक जुगाड़ सारी चीज़ें चलती हैं, बाकी इसमें इतनी ज़्यादा जैक जुगाड़ नहीं चलती। तो इस पे आप भरोसा रखें। इसमें अगर आपके थ्योरी में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको कहीं इंटरव्यू के लिए पैसा वैसा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थ्योरी में अच्छे मार्क्स ले आओ। पिछली बार अपना स्टूडेंट था तो थ्योरी में इतने अच्छे मार्क्स ले आया कि उसको इंटरव्यू में मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। थ्योरी में इतने अच्छे मार्क्स ले आओ कि आपको इंटरव्यू वगैरह में पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब पीएचडी की वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। बिना पीएचडी के आप फॉर्म फिल कर सकते हो, किस्मत अच्छी है तो आपका हो भी सकता है। अगर आपके चाचा विधायक हैं तो भी मामला बैठ सकता है। तो अगर चाचा विधायक नहीं है तो अपने पास कौन सा तरीका है, ये गवर्नमेंट कॉलेज वाला है। समझ में आ गई बात। अब देखो पीएचडी कब ज़रूरी होती है, जब आपका प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन होता है। जैसे सबसे पहले जो रिक्रूट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर उसके बाद में इसका प्रमोशन होके क्या बन जाता है, ये एसोसिएट, फिर और प्रमोशन होके क्या बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है ये। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो 9 साल बाद में, तो यहाँ के लिए पीएचडी ज़रूरी है। समझ में आ गई बात। लेकिन ये जैसे आपका मान लो यहाँ पे लग गया, आपने एमएससी की नेट किया और आप कॉलेज लेक्चरर बन गए, और अभी आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं हो पाई, आपने एनरोल ही नहीं कराया, तो आपका प्रमोशन होगा ज़िंदगी में, नहीं होगा। फिर मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, पीएचडी आपने की नहीं थी, तो फिर प्रमोशन होगा या नहीं होगा। बिना पीएचडी के प्रमोशन हो नहीं सकता। तो फिर आपके पास ये तरीका है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में भी पीएचडी कर सकते हो। आपकी सैलरी आती रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पूरे उसमें पीएचडी के दौरान 120 दिन की छुट्टी लेनी होती है ना, कोर्स वर्क बोलते हैं इसको। 120 दिन की छुट्टी कम से कम आपको लेनी पड़ेगी, और बाकी दिनों में आपका पेमेंट आता रहेगा। पीएचडी मतलब पार्ट टाइम मोड पर चलती रहती है। ऐसे जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा रहे हो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हो। जैसे कि आरडी सर को जानते हो, घनश्याम कछावा सर को, हाँ। तो अभी जब वो लगे थे तो उस टाइम पे उनकी पीएचडी नहीं थी। लगने के बाद में उन्होंने संतोष चारण सर के अंडर में पीएचडी की है ना, दोनों ने ही। अब उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई है ना। घनश्याम कछावा सर की तो अभी हुई है 1 साल पहले, और आरडी सर की अभी हो जाएगी ना, उन्होंने सबमिट कराया नहीं है। तो उसके बाद में भी आप पीएचडी कर सकते हो, आपकी सैलरी आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं कि 5 साल में ही करो, आप 7 साल तक कर सकते हो ना आराम से पीएचडी, क्योंकि क्या 40-50 क्या हो जाएगी उम्र। तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक ही 30+ हो जाती है आराम से, उम्र तो यही हो जाती है। लेकिन पैसा ठीक ठाक आता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख प्लस पैसा आने लग जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफिशियल वैसे इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी है ना, टीचिंग लाइन में प्रोफेसर लोगों की। ये वाली कहानी समझ में आई आपको कि कैसे अपना रिक्रूटमेंट होता है। ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। आप भले आप कॉलेज वगैरह में पूछोगे, जैसे हमें याद है जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते थे कि सर बीएससी के साथ में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। तो बस एक ही जवाब होता था कि आप पता कर लो किसी से। अब
जब आप लोगों को नहीं पता है तो किसको पता होगा ये बताओ। आप सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अपनी, तो और किसको पता होगा, है ना। तो ये होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन जब आप ये राय लेते हो तो आपको नहीं पता होता। दूसरी बात, आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये जो महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये सरकारी टीचर नहीं होते। पता है ये वाली बात? ये जो महाराजा कॉलेज में, महारानी में पढ़ा रहे हैं, ये सरकारी टीचर नहीं होते। सरकारी कौन होते हैं? जो आपके राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाते हैं ना। जैसे आपके वहाँ भी कोई होगी, जैसे राजकीय महाविद्यालय पावटा नाम से कोई ऐसी होगी, तहसील लेवल पे होती है, राजकीय महाविद्यालय होता है। तो उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो ही सरकारी होते हैं, मतलब जो एग्जाम के थ्रू लगते हैं ना, आरपीएससी के थ्रू, वो सरकारी होते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर कोई राजस्थान विश्वविद्यालय में लगा है तो वो राजस्थान विश्वविद्यालय में ही रहेगा, उसका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। अगर कोई इस आरपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू लगा है तो वो जैसे जयपुर से दूसरी जगह पे भी ट्रांसफ़र करा के जा सकता है। इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये पूरी तरह से सरकारी हैं। ये क्या है, ऑटोनोमस या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो इनकी रिक्रूटमेंट खुद यूनिवर्सिटीज़ करती है ना, इनका किसी एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन नहीं होता। समझ? हाँ। क्या? जैसे अभी ओल्ड पेंशन स्कीम आई तो इनकी लागू हो गई क्योंकि सरकारी थे, इनकी लागू नहीं हुई। फिर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, करा के फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी से लागू करवाया। अब मतलब यूनिवर्सिटी देगी इनको पैसा ओल्ड पेंशन का, ये है। तो ये है पूरी तरह से सरकारी, ये पूरी तरह से सरकारी नहीं हो सकते। जिस यूनिवर्सिटी में इनका रिक्रूटमेंट हुआ है, ज़िंदगी भर उसी यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ वापस इनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब नए सिरे से इनकी रिक्रूटमेंट होगी। ये फ़ायदा मिलता है कि अगर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 9 साल काम कर लिया तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी पर ये इंटरव्यू दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो होता है अपने रिक्रूटमेंट का तरीका। इसका आप एक फ़ोटो खींच लो, घर जाके कॉपी वगैरह में नोट कर लेना, है ना। ये आपको पता रहना चाहिए अगर आप है ना साइंस स्ट्रीम से हो तो। पिंकी, फ़ोटो खींच के घर जाके नोट करना है इसको, है ना। क्या? हाँ, तो मामा को विधायक बनाओ, मामा या चाचा कोई भी हो। फ़ोटो खींच ली। अब देखो, ये तो था अपना रिक्रूटमेंट का तरीका। तो अभी आज के टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी प्लस नेट है। अब आपसे कोई पूछे कि पीएचडी जरूरी है या नहीं है तो बता सकते हो? ये डायरेक्ट तो जरूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ना तो प्रमोशन होगा, ना फिर आप विश्वविद्यालय में लग पाओगे ना, क्योंकि ये 30 नंबर का मामला होता है ना, सीधा सीधा। अब आप पीएचडी कहीं से भी करो, मान लो ये आप इतनी सब्जेक्ट में से ना किसी में भी एमएससी करते हो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुई? एमएससी प्लस नेट हुई। अब ये क्या करते हैं, जैसे आरपीएससी की जब वैकेंसी आती है ना, तो एमएससी के लिए तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और लाइफ साइंस। लेकिन जब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आती है आरपीएससी की, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या लिखते हैं? एमएससी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, एमएससी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो भी है ना 55% डिसाइड कर रखे हैं ना, जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 50%, प्लस कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम जैसे कि नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। ये तो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन कर रखी है ना, उसमें जो नोटिफिकेशन आता है उसमें। अब यहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब है इनका कि जिस पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपकी एमएससी होनी चाहिए। तो ये केवल फॉर्म निकालते हैं किसमें? ओनली जूलॉजी और बॉटनी में, मतलब ओनली जूलॉजी और बॉटनी में ही बस पोस्ट आती हैं। जैसे जूलॉजी की इससे पिछली बार आई थी 33 और इसकी आई थी लगभग 36 के लगभग, ऐसे पोस्ट थी है ना टोटल। इस बार 70 और 73 है ना, जो वैकेंसी अभी आई है ना, फॉर्म क्लोज हो गया अब, इस बार 70 और 73 पोस्ट हैं। तो जैसे और भी सब्जेक्ट है, मान लो किसी ने माइक्रोबायो से किया है तो माइक्रोबायो की 0, बायोटेक की मतलब नाम ही नहीं देते इनका, तो
जीरो भी नहीं देते, मतलब नाम ही नहीं देते लिस्ट में। केवल कौन सी सब्जेक्ट में निकालते हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऐसे इन सब्जेक्ट में है ना, साइंस में निकालते हैं। बाकी इनकी कोई पोस्ट नहीं आती। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे कि अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें एंट्रेंस होता है ना जूलॉजी का, बॉटनी का, इनका एमएससी के लिए, तो इसमें ओनली जूलॉजी और बॉटनी के नाम से ही एंट्रेंस होता है, जबकि एमएससी माइक्रोबायो में भी होती है, बायोटेक में भी होती है। तो इन्होंने जो माइक्रोबायो वाला डिपार्टमेंट है इसको जूलॉजी के अंडर में डाल रखा है। मतलब आप जूलॉजी का एंट्रेंस दो, जूलॉजी के एंट्रेंस के थ्रू ही आप माइक्रोबायो में एडमिशन ले सकते हो। बॉटनी के एंट्रेंस के थ्रू आप बायोटेक में एडमिशन ले सकते हो या एनवायरनमेंट में एडमिशन ले सकते हो। डिपार्टमेंट अलग है लेकिन एंट्रेंस अलग से नहीं कराते। जूलॉजी और बॉटनी का बस दो का एंट्रेंस होता है और उसी एंट्रेंस से आप इनमें से बायोटेक, माइक्रोबायो और जो आपका एक एनवायरनमेंट और होता है वो भी साइंस का ही सब्जेक्ट है ना ये, इनमें से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो आप। अब आपने एडमिशन भी ले लिया, एमएससी भी कर ली, आपकी फ़ीस भी अच्छी खासी चली गई। उसके बाद में जब बात आती है वैकेंसी की, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पे आपने एमएससी किस सब्जेक्ट से की, मान लो माइक्रोबायो से, अब आपकी पोस्ट कितनी है वहाँ पे, 0। अब कई बच्चों को तो पता भी नहीं होता, उनको तो ऐसा लगता है कि हमने एंट्रेंस दिया था जूलॉजी का, एमएससी कर लिया हमने माइक्रोबायो से, जब आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म आता है तो वो फिल कर देते हैं किससे, जूलॉजी से। वो मान लेते हैं कि हम जूलॉजी से एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम भी दे दिया, मान लो कि उन्होंने पढ़ाई की और क्वालिफाई भी हो गया, उसके बाद में उनको इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं। इंटरव्यू नहीं देने देते उनको ना, इंटरव्यू से बाहर निकाल देते हैं, ये आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में एमएससी नहीं है। तो इसको धोखा बोला या नहीं बोला है, धोखा हो गया ना। मतलब स्टूडेंट ने बढ़िया पढ़ाई की, सब कुछ किया, नेट भी निकाला लाइफ साइंस में उसने, और उसके बाद में जब कॉलेज लेक्चरर बनने की बारी आई तो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया क्योंकि उसकी रिलेवेंट सब्जेक्ट में एमएससी नहीं है। तो अब कई यूनिवर्सिटीज़ तो इनको अलाउ करने लग गई हैं, लेकिन अभी भी मोस्टली जगह पे इनके साथ अभी भी भेदभाव है। तो ऐसा भेदभाव आपके साथ में नहीं हो, इसलिए मैं जो भी मेरे पास राय लेने के लिए आता है मैं उससे पहली नज़र में मना करता हूँ कि आप जितना पॉसिबल हो सके उतना कोर सब्जेक्ट में एमएससी करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी कॉलेज से करो, आप प्राइवेट कॉलेज से एमएससी कर लो भले ही, लेकिन करनी किस में, आपको जूलॉजी और बॉटनी में करनी है, ताकि कल को आपके सामने ये दिक्कत नहीं आए। क्योंकि आपको तो नहीं पता ये बात, हमें पता है, तो इसलिए हमारा काम है आपको अवेयर करने का। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड टाइम में मैंने खुद IIT जैम का बैच चलाया, तो IIT जैम में एमएससी ओनली किस में होती है, बायोटेक में। लेकिन जैसे ये रूल पता लगा मैंने बैच चलाना ही बंद कर दिया। मतलब स्टूडेंट 1 साल तो अपने यहाँ पे मेहनत करे, 2 साल IIT में मेहनत करे, और उसके बाद में उसको पता लगे कि अपन तो एग्जाम ही नहीं दे सकते कॉलेज लेक्चरर का। तो अब केवल पैसे के लिए मतलब बैच चलाना ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर क्या किया, IIT जैम का बैच चलाना बंद कर दिया। अब कोई आता भी है तो मैं उसको एक राय देता हूँ कि आप CU/CET की तैयारी करो, अगर हो सके तो जूलॉजी बॉटनी में एडमिशन ले लो। अगर आपको IIT से करना है तो वो थोड़ा ख्वाब छोड़ के DU से कर लो, BHU से कर लो, JNU से कर लो, इतनी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से कर लो एमएससी। और भी ज़्यादा आपका ख्वाब है तो साउथ की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, एक से एक अच्छी यूनिवर्सिटी ना, IIT से भी अच्छी यूनिवर्सिटी है ना साउथ की, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से ही करना है तो। लेकिन अभी जब तक इसका कुछ समाधान नहीं हो जाता तब तक आपको बायोटेक, माइक्रोबायो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ में आ गई बात? अगर कोई आपको राय दे तो अभी थोड़ा सा उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। और जिनकी जूलॉजी बॉटनी से है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो भले प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हो, है ना, उसका कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। समझ में आ गई ये वाली बात? पिंकी, आप किसी को राय तो दे सकते हो ना, जैसे अपने कोई राय लेने आए तो। नहीं तो अपना कुछ नहीं जाता था, है ना, सुबह से अपना तो क्या है 35,000 फीस आती थी बढ़िया, लेकिन वही है ना, स्टूडेंट इतनी मेहनत करे उसके बाद में ना उसके साथ धोखा हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फिर वो 3 साल बाद फिर से भी तो राय लेने आएगा कि सर मैंने एमएससी भी कर लिया, अब क्या करूँ, तो फिर आप उसको क्या राय दोगे, क्योंकि अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब वापस से तो आप एमएससी कराने से रहे। चलो, है ना, ये वाली कहानी समझ में आई। तो एमएससी आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में करो, आपका जो नेट का एग्ज़ाम है वो किस नाम से लगेगा, नेट लगेगा आपका लाइफ साइंस के नाम से, चाहे किसी से भी आप एमएससी करो, है ना, लाइफ साइंस के नाम से आपका एग्जाम लगेगा। अब थोड़ा सा इस लाइफ साइंस के एग्जाम की चर्चा कर लेते हैं ना। अपने 2 डिपार्टमेंट होते हैं नेट का एग्जाम कराने वाले, एक तो होता है CSIR, एक होता है UGC। ये मेनली UGC जो होता है ये नॉन साइंस वालों के लिए है, जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते, और CSIR साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है। पहले तो CSIR खुद ही ये एग्ज़ाम कराता था नेट का,
और यूजीसी अपना खुद नेट का एग्ज़ाम कराता था। फिर क्या हुआ, इस यूजीसी वाले को किसने ले लिया अपने अंडर में, एनटीए ने, मतलब इसका जो ठेका है किसको दे दिया, एनटीए को दे दिया। मतलब यूजीसी का एग्ज़ाम भी कौन कराने लग गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिर उसके 2 साल बाद में सीएसआईआर को भी कौन कराने लग गया, एनटीए। अब 2019 से अपना जो सीएसआईआर का एग्ज़ाम है वो कौन करा रहा है, एनटीए करा रहा है। एनटीए का काम केवल किसका है, ओनली एग्ज़ाम कंडक्टिंग का है। इसका काम क्या है, केवल एग्ज़ाम कराना बस। मतलब कितने लोगों को फेलोशिप देनी है, कितनी कट ऑफ जाएगी एग्ज़ाम की, ये कौन डिसाइड करेगा अभी भी, सीएसआईआर। सीएसआईआर का जो हेड होता है खुद पीएम होता है ना, जो अपना प्रधानमंत्री होता है ना, वो इसका हेड होता है ना डायरेक्ट सीएसआईआर का। तो ये वाली बात समझ में आई। एनटीए का काम अभी भी कल क्या है, ये एग्ज़ाम कराने का है। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी, फेलोशिप कितने बच्चों को दी जाएगी, ये काम किसका है, अभी भी सीएसआईआर का। ये तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा के बोल देता है कि इन बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं। अब आप इनमें से कितनों को फेलोशिप दोगे वो आपकी मर्जी है। समझ में आ गई बात। तो अब सीएसआईआर ने ये एग्ज़ाम करा दिया, उसके बाद में सीएसआईआर कर देता है इनको फेलोशिप देता है। अब इसके लिए 2 कैटेगरी होती हैं इस एग्ज़ाम में। एक तो होती है जेआरएफ नेट और एक होती है नेट। मतलब जो टॉपर लड़के होते हैं उनको तो क्या मिलता है, जेआरएफ मिलता है। जैसे ये क्राइटेरिया लगभग रहता है 3% लोगों को जेआरएफ मिलती है। मतलब जैसे 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो उनमें से कितने बच्चों को जेआरएफ मिलेगी, 3 बच्चों को जेआरएफ मिलेगी। लगभग इतना रहता है ना, थोड़ा कम भी हो सकता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। 3% को क्या मिलेगी, जेआरएफ। फिर बाकी के जो 3% और बचेंगे उनको क्या मिलेगा, नेट ओनली। ये क्राइटेरिया रहता है इसका। जिनका जेआरएफ होता है उनका नेट भी माना जाता है। अब देखो आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है, कई बच्चों ने मिस्टेक कर दी, वो अभी तक है ना उसका भुगतान भुगत रहे हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कभी भी है ना ई मित्र वाले से फॉर्म फिल करोगे, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना है ना कि सर इसमें क्या फिल करना है। दिक्कत क्या होती है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है जेआरएफ का, एक आता है लेक्चरशिप का। अगर आपने जेआरएफ फिल कर दिया तो आपका जेआरएफ मान लो क्लियर भी हो गया, तो आपका जेआरएफ भी माना जाता है और लेक्चरशिप भी माना जाता है। अगर आपने गलती से लेक्चरशिप फिल कर दिया और आप भले ही टॉप 3% लड़कों में आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। ऐसा 2-3 लड़कों के साथ धोखा हो चुका है अब तक। उन्होंने क्या भर दिया फॉर्म में, लेक्चरशिप भर दिया। अब उनका जेआरएफ से भी ज़्यादा नंबर आ रहे थे ना, जेआरएफ की कट ऑफ से भी, लेकिन फिर भी उनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने फॉर्म में क्या भर दिया, लेक्चरशिप। इसका मतलब ये है कि हम केवल लेक्चरशिप ही लेना चाहते हैं, हमको जेआरएफ नहीं चाहिए। तो अब आपका जेआरएफ हो भी गया तो भी आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वाली मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है। एग्जाम फॉर्म जब भी फिल करो तो है ना पूछ के फिल करना है कि इसमें क्या चॉइस भरना है। तो लेक्चरशिप भर दिया तो आपको ओनली नेट ही क्लियर माना जाएगा, चाहे भले आपके कितने भी मार्क्स आए। और जेआरएफ भर दिया और आपका जेआरएफ क्लियर भी हो गया तो आपको जेआरएफ भी माना जाएगा उसमें और लेक्चरशिप या नेट भी माना जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका एक फ़ोटो खींच लो आप, ये अपनी कंडक्टिंग एजेंसी हैं। फुल फॉर्म में लिखा देता हूँ ना। इसकी खुद की CSIR की भी लैब है ना, 42 से ज़्यादा लैब है इसकी, उनमें भी आप PhD कर सकते हो। इसकी खुद की है ना CSIR की लैब से। ले लिया। अब ये तो अपना मेन एग्जाम जिसकी हम प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं यहाँ पे ना, लाइफ साइंस के नाम से एग्जाम होगा। कंडक्टिंग बॉडी है ना, CSIR अपने साइंस वालों को कराती है और UGC अपना नॉन साइंस वालों को कराती है। जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनकी 5 सब्जेक्ट में ये JRF इसका नेट का एग्ज़ाम लगता है। नेट का एग्ज़ाम कितने उसमें लगता है सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में लगता है। सबसे पहले जैसे जो फिज़िक्स वाले होते हैं
उनका लगता है फिजिकल साइंस के नाम से। जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होते हैं उनका लगता है केमिकल साइंस के नाम से। ये लगता है मैथमेटिकल साइंस के नाम से ना, मैथ्स वालों का। और अपना बच्चा जूलॉजी, बॉटनी, इन सब का किस नाम से लगेगा? लाइफ साइंस के नाम से। किसी के पास अगर एनवायरनमेंट है तो वो भी किस नाम से दे सकता है? वो यूजीसी वाला भी दे सकता है, क्योंकि वो नॉन साइंस की सब्जेक्ट भी मानी गई है और साइंस की भी मानी गई है। फिर इसके बाद में लगता है अर्थ साइंस के नाम से। जो भी जिसके पास जैसे जियोलॉजी सब्जेक्ट होती है ना, जियोलॉजी हुई, अर्थ साइंस हुई, ये सब का अर्थ साइंस के नाम से लगता है। तो ये अपना साइंस स्ट्रीम में टोटल 5 सब्जेक्ट मानी गई है ना। इनका कौन कंडक्ट कराता है एग्जाम? CSIR कराता है। अभी अपने को फिलहाल इनसे मतलब नहीं है, अपने को तो किससे मतलब है? लाइफ साइंस से मतलब है। तो थोड़ा सा लाइफ साइंस के बारे में देखेंगे अभी। और इस तैयारी से, जो हम तैयारी करने आए हैं, इस तैयारी से आप कौन कौन से एग्ज़ाम और दे सकते हो? देखो, एक एग्ज़ाम होता है आपका DBT। ये तो है बोर्ड का नाम, जैसे एक CSIR बोर्ड था ना, ऐसे ही DBT भी बोर्ड होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये अपना एग्ज़ाम कराता है किस नाम से? जैसे अपना नेट का होता है ना, ऐसे ये कराता है बैट के नाम से, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज से 4 साल पहले क्या था? जो केवल बायोटेक से MSc करते थे, केवल वो ही इस एग्ज़ाम को दे सकते थे। लेकिन अब जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोटेक कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। इसमें आपको मिलेगा क्या, वो अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ऐसे ही आपका होता है सेट का एग्ज़ाम। सेट का एग्ज़ाम जो है अपने नेट के इक्विवेलेंट है। नेट का एग्ज़ाम तो ऑल इंडिया में वैलिड है, ये केवल एक स्टेट में वैलिड होता है। जिस स्टेट का आप क्लियर करते हो, केवल उसी स्टेट में कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म या असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेट के नाम से भी होता है या स्लेट के नाम से भी होता है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों में से ना कोई भी नाम आ सकता है, सेट भी आ सकता है या स्लेट भी आ सकता है। तो ये होता है आपका स्टेट लेवल का। इसको कौन कंडक्ट कराता है? जैसे यहाँ पे ये तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने कराया था, इसको कंडक्ट कौन कराता है? इसको या तो जैसे जिससे पिछली बार हुआ था तब तो RPSC ने करवाया था, और इस बार करवाया था ये जैसे अपने बांसवाड़ा में यूनिवर्सिटी है GGTU है ना, गोविंद गिरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नाम सुना है आपने किसी ने? ये बांसवाड़ा में है शायद, है ना। तो उसने करवाया था इस बार, और उससे पहले किसने करवाया था एग्ज़ाम? खुद RPSC ने करवाया था। एक होता है आपका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसी तैयारी से आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आप PhD कर सकते हो। और आपका लगता है गेट का एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसको मैथ वाले दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। नाम के पीछे आ रहा है इंजीनियरिंग। तो एक्चुअल में जब ये एग्ज़ाम शुरू किया गया था तब इसको मैथमेटिक्स वाले ही दे सकते थे, लेकिन अब बायो वाले भी दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अपना 2 स्ट्रीम में लगता है, गेट लाइफ साइंस के नाम से और गेट बायोटेक के नाम से। गिरिराज, 2 स्ट्रीम में लगता है, बायोटेक और लाइफ साइंस। आप दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हो ये। अब देखो इसके थ्रू अपने को मिलेगा क्या? तो अभी अपने पास में एक ICR नेट का और होता है ना, जैसे आपके पास पैथोलॉजी वगैरह है तो आप ICR वाला भी दे सकते हो। ICR नेट है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च वाला। तो आपका CSIR नेट हो, UGC नेट हो, इनमें से आपका कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इसके बाद में आपके पास ऑप्शन रहता है PhD करने का। जब आप इन एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में PhD करते हो तो आपको मिलती है फेलोशिप। और फेलोशिप आज के टाइम पे कितनी है?
37K पर मंथ, 37,000 रुपये पर मंथ की तो होगी फेलोशिप, प्लस HRA, ये होता है सिटी के हिसाब से, मतलब ये 16% भी हो सकता है और 24% भी हो सकता है, प्लस मिलता है कंटिजेंसी फंड। ये तो आपका फिक्स हो गया, इतना तो आपको हर मंथ का मिलेगा ही मिलेगा ना, ये शुरू के 2 साल मिलता है, इसको बोलते हैं हम JRF। फिर आफ्टर 2 ईयर के बाद में फिर मिलती है SRF, ये तो होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये होती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, 2 साल तक तो ये मिलती है, फिर अगले 3 साल SRF के नाम से मिलेगी। इसमें आपके 7 से 8,000 रुपये पर मंथ के और इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी जैसे JRF तो 37 है और SRF है आपकी 42,000 है ना पर मंथ, 37,000 तो ये काउंट करो। अब 37,000 का आप ये सिटी के हिसाब से मिलता है, जैसे आप जयपुर से करते हो तो ये 16 से 18% के लगभग मिलता है, आप दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता से करते हो तो 24% के लगभग मिलता है, मतलब जो जितना मेगा सिटी होगा उस हिसाब से रहने के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट का हॉस्टल ले लेते हो तब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, हॉस्टल फ्री में मिल जाएगा लेकिन ये पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे आप जयपुर से कर रहे हो तो आप रूम लेके रह सकते हो, जैसे शेयरिंग में रूम ले लो तो जैसे 5,000 रुपये में रूम मिल गया आपको दोनों को, और आपको 6,000 रुपये महीने के रूम के लिए मिलेंगे अलग से। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप गवर्नमेंट हॉस्टल लेते हो या रूम लेते हो। और साल में ये 20,000 रुपये पर ईयर के मिलते हैं स्टेशनरी वगैरह खरीदने के लिए पैसे, जैसे आपको लैब का कोई सामान लाना है तो उसके लिए अलग से 20,000 रुपये साल में अलग से मिलते हैं। तो ये आपका लगभग 45 से 50,000 रुपये पर मंथ के बीच में आपका है ना हो जाता है, जो सेकंड ग्रेड की सैलरी के बराबर है ना आज के टाइम पे। क्या अभी 37 की है, अभी देखो और ज़्यादा वो हड़ताल वगैरह करते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, अभी इतनी तो कर दी गवर्नमेंट ने, इससे ज़्यादा कितनी होती है वो आगे होगा ना, इतना तो फिक्स हो गया, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ये एग्ज़ाम की तैयारी है ओनली 6 महीने की, और उसमें भी हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका फर्स्ट बार में नहीं हो पाया तो अगले 6 मंथ में फिर से एग्ज़ाम है, उसके अगले 6 मंथ में फिर से एग्ज़ाम है। अब ये स्कीम उन लोगों के लिए सबसे बेटर है, जैसे कई क्या करते हैं ज़्यादातर अपनी लाइफ में ये मिस्टेक करते हैं कि ग्रेजुएशन होती नहीं है उससे पहले UPSC और उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अब आदमी को हमेशा थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर जीना चाहिए। ये आपको पता है कि UPSC में वही 1000 सीट आती हैं और कम से कम 4 से 5 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं UPSC की। सिलेक्शन कितने का होना है, उनमें से जितनी सीट है उतने का सिलेक्शन होगा ना, 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब आप किसी को भी राय दो कि थोड़ा सा एक साथ में बैकअप लेके चलो तो नहीं मानेगा, बोला कि मेरा तो हो जाएगा UPSC में। अब किसी से भी आप बात करो, हर कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि हर किसी को लगता है कि मेरा हो जाएगा, हम भी मानते हैं कि हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो 1000 लोगों का ही होगा ना। आप 10,000 से बात करोगे तो 10,000 के 10,000 क्या बोलेंगे, हो जाएगा मेरा। कोई मना करेगा कि मेरा नहीं होगा, नहीं करेगा। लेकिन आपको भी पता है कि सिलेक्शन कितने का होना है, 1000 लोगों का। अब बाकी जो 5 लाख में से 4,99,000 बचेंगे वो क्या करेंगे, दूसरी साल तैयारी करेंगे, प्लस नए बच्चे आएंगे तैयारी करने के लिए उनके साथ में। तो हर साल जो कंपटीशन है वो तो बढ़ता जाएगा, आपको पता है। सिलेक्शन होना है कितने का, 1000 लोगों का। फिर वो 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में वो लौट के आते हैं वापस सब्जेक्ट पे। अब हम कुछ MA MSc वगैरह करते हैं। अब एक तो उन्होंने अपनी साइंस की सब्जेक्ट ख़त्म कर ली, 5 साल आप सब्जेक्ट को टच मत करो तो आपको कुछ याद बचेगा सब्जेक्ट में, क्योंकि 5 साल आपने कोई आर्ट की सब्जेक्ट पढ़ी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो साइंस से आप हाथ धो बैठे ना बिल्कुल। फिर आप MA MSc करने की सोचते हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन ये रहता है, ये एग्ज़ाम बहुत आसान से एग्ज़ाम में से एक है। अभी बताऊँगा ना आसान क्यों है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आप क्लियर करो, आप PhD ज्वाइन करो। अगर आपको एक्चुअल में UPSC की तैयारी करनी है तब तो आप प्राइवेट कॉलेज से PhD कर सकते हो, फेलोशिप वहाँ से भी इतनी मिलेगी। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट से PhD करोगे जब भी आपको फेलोशिप मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज में PhD करने पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, कभी कभार जाना होता है तो आप जैसे जा सकते हो। ये केवल उन लोगों के लिए स्कीम है जो स्पेशल में UPSC वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो 6 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करके, 6 महीने में 1 साल में क्रैक करके कहीं PhD में एनरोलमेंट करा लो और कभी कभार जाते रहो कॉलेज में, और आपकी फेलोशिप भी आती रहेगी, साथ में अपनी UPSC की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। प्लस जो लोग केवल PhD करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छी जगह बनी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाओ, वहाँ से PhD करके आओ, या अच्छी लेबोरेटरी है वहाँ से PhD करो। वहाँ आपको काम करना पड़ेगा, इतना आपको गुजारा भत्ता साथ में मिलेगा ही, प्लस अच्छी जगह से PhD करोगे तो ये है कि कहीं ना कहीं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उसमें कहीं ना कहीं हो जाएगा।
तो आपको अगर यूपीएससी का मन है तो डायरेक्ट उसमें जाने की बजाय 6 महीने ये प्रिपरेशन करके आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लो, फिर आराम से 5 साल आपको इतनी फेलोशिप मिलेगी, 5 साल आपको घर से कोई पैसा नहीं लेना पड़ेगा। आपको बताइए कि यूपीएससी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग गेम है, उसमें टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं कि आप गए और 1 साल में सिलेक्शन लेके आ गए, 1.5-2 साल में तो उसका सिलेबस ही कंप्लीट होता है। तो इसलिए अगर आप किसी का मन है तो ये स्कीम उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। अब थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि अपना लाइफ साइंस का पैटर्न कैसा रहता है। इनमें से कोई सा भी आप एग्ज़ाम क्लियर करो और पीएचडी करने पर आपको फेलोशिप मिलती है। ये सेट के थ्रू जो है ना, सेट कहाँ गया, ये रहा, सेट के थ्रू 20,000 रुपये पर मंथ है, बाकी किसी के थ्रू भी करोगे तो इतनी फेलोशिप है। ये जो आपका गेट होता है इसके थ्रू आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो। आईआईटी जो होती है ना, उससे पीएचडी करने के लिए गेट ज़रूरी होता है। बाकी नेट जेआरएफ वाले भी कर सकते हैं ना आईआईटी से, और गेट वाले भी कर सकते हैं। मिटा दूँ इसको, चाहो तो फोटो खींच लो कि ये एग्ज़ाम अपनी स्ट्रीम में लगते हैं एक ही तैयारी से। ये आप भी दे सकते हो, डीबीटी जेआरएफ और ये सब एग्ज़ाम दे सकते हो, सबके लिए कॉमन तैयारी है। कितने मिनट का हो गया कृति? ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 45 मिनट का हो गया, 41 का हो गया ना। हाँ, इसका अलग से डाल देंगे। अब देखो, अब अपनी लाइफ साइंस की चर्चा कर लेते हैं ना सबसे। तो लाइफ साइंस किससे मिलकर बना हुआ है? जूलॉजी प्लस बॉटनी से। दोनों को मिला के टोटल कितनी यूनिट होती हैं अपने सिलेबस में? टोटल 13 यूनिट होती हैं। अगर अपने पेपर पैटर्न की बात करें तो अपना सिंगल एग्जाम होता है ना CSIR का, जो आर्ट वाले होते हैं उनके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड, अपना केवल एक ही पेपर होगा ना नेट का। तो सिंगल पेपर में अपने 3 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। ये अब स्पेशल में ना लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। तो सिंगल पेपर में एक तो होगा आपका पार्ट ए। पार्ट ए जो होता है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में आएगा क्या आपका? जनरल एप्टीट्यूड आएगा। जनरल एप्टीट्यूड में जैसे जो आपकी मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है ना, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और उन 20 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? ये तो हो गया आपके टोटल क्वेश्चन, और ये है अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। 20 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 15। 5 क्वेश्चन आते हैं छोड़ने के लिए। 15 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते कर राजा ना, क्योंकि कंप्यूटर आपको मना कर देगा कि आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 में से, वो ही अटेम्प्ट करने हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप 15 ही करो, अगर आपको 10 आ रहे हैं तो 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मार्किंग होगी 15 में से। समझ में आ गई बात? तो ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो टोटल हो गए ये 30 मार्क्स। तो जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का हो गया? 30 का। आता तो 40 नंबर का है, लेकिन अटेम्प्ट कितने का करना है? उसमें से 30 नंबर का अटेम्प्ट करना है। फिर है आपका पार्ट बी। इसमें आपकी आएगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगी? जूलॉजी या बॉटनी? दोनों ही आएंगे, लाइफ साइंस के नाम से हो रहा है तो, है ना। तो इसमें जूलॉजी और बॉटनी के दोनों के आएंगे, और इसमें आएंगे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, मतलब 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चन होंगे। 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, मतलब कोई ABCD फिल करनी होती है ना इसमें भी, लेकिन क्वेश्चन 1-1 या 2-2 लाइन के होंगे बस। ये कितने आएंगे क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं उनमें से? 35। 15 क्वेश्चन किसके लिए आ रहे हैं? छोड़ने के लिए। तो ये 35 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 70 नंबर के हो गए ना। पार्ट भी वैसे तो 100 मार्क्स का आता है, लेकिन अटेम्प्ट कितने का करना है उसमें से? 70 नंबर का ही करना है। फिर है आपका पार्ट सी। इसमें भी आपकी सब्जेक्ट आएगी, लेकिन क्वेश्चन आएंगे थोड़े लेंथी टाइप के। बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उनमें आंसर उनका लिखना है।
ऐसे रिटर्न में नहीं आता है ना। इसमें भी वही ABCD वाले क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के, लेकिन क्वेश्चन कैसे होंगे, लेंदी होंगे, जो आपको पढ़ने में टाइम लग सकता है ना क्वेश्चन को। कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन। अब इन 75 क्वेश्चन में से गिरिराज कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो वैसे, जैसे अपने एक कैलकुलेशन देखा है, तो अब तक हम किसी भी एग्जाम में फेल हुए हैं अब तक, 10th 12th या फर्स्ट क्लास से लेके अपनी BSc होगी, कभी फेल नहीं हुए ना। और पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे अपने, 33 नंबर थे ना। 33 से कम कभी भी नहीं आए अपने आज तक, नहीं आए, तो आगे भी नहीं आएंगे ना, मेरे को लग रहा है ऐसा। तो अगर आप इसके 33% नंबर लाते हो 75 के, तो कितने क्वेश्चन होते हैं, 75 का अगर 33% निकालोगे तो कितना होता है, 75 में से कितने क्वेश्चन सही, 27 क्वेश्चन होता है ना। वैसे 25 के लगभग निकलेगा शायद, 75 का 33 निकालोगे तो, चलो आपने 27 बोल दिया तो मैंने 27 लिख दिया, तो ये वैसे 25 के लगभग निकलेगा ना। तो क्या 25 क्वेश्चन भी आप सही नहीं कर पाओगे इसमें से, क्योंकि 33% वो भी ABCD वाले भरने हैं ना, ऐसा नहीं लिखना है। नेगेटिव मार्किंग तो होती है ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 75 क्वेश्चन है। अब तक हमने किसी भी एग्जाम में 33% से कम नंबर नहीं आए, तो इसमें भी हम मान के चलते हैं कि अपने तो मिनिमम मार्क्स आएंगे। तो कितने सही कर सकते हो, 25। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें से ओनली 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। 75 में से ओनली कितने अटैम्प्ट करने हैं, 25। 50 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं। तो आपको 75 में से जो भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वो अटैम्प्ट कर दो। और ये 25 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो ये हो गया आपका कितना, 100 नंबर। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स। अब यहाँ पे सुभाष, ये जो 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, ये सही वाले 25 करोगे या गलत वाले 25 अटैम्प्ट करोगे, सही वाले जो आपको आ रहे होंगे वही तो अटैम्प्ट करोगे। तो इन 75 में से आपने 25 अटैम्प्ट किए, इनमें से सही होने की संभावना कितनी होगी, कम से कम 20 तो हो जाएंगे ना। और 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो केवल इसी 20 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा बस। ये इसमें आपके बिल्कुल कुछ नंबर नहीं है ना, इसमें आप 20 क्वेश्चन सही कर दो बस। क्या सबके मिला के कट ऑफ जाती है ना, इनमें अलग अलग पास होना जरूरी नहीं होता, तीनों के मिला के आपकी कट ऑफ जाती है। अब कट ऑफ जो जनरल जो एवरेज कट ऑफ जाती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ ना। एवरेज कट ऑफ जैसे जनरल, इसकी एवरेज कट ऑफ क्या रहती है, जनरल कैटेगरी की एवरेज कट ऑफ रहती है बिलो 110 मार्क्स। 110 नंबर से नीचे रहती है ना, 110 नंबर से ऊपर कभी कभी रेयर केस में जाती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है ना जनरल कैटेगरी की। वो भी JRF के लिए बता रहा हूँ ना, नेट के लिए तो और भी कम रहती है। EWS और OBC इसके लिए कितनी रहती है, 95 मार्क्स। SC के लिए बिलो 85 मार्क्स, ST के लिए 75 मार्क्स, PH कैटेगरी के लिए ये लगभग 60 से 65 मार्क्स, इतनी कट ऑफ रहती है। तो अगर आप इसमें 20 क्वेश्चन सही कर देते तो कितने हो गए, 20 चौके 80। अब इसमें आप 50 में से 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे वाले में 10 क्वेश्चन सही करने का मतलब 20 नंबर, कितने हो गए, और कुछ नेगेटिव के काट लो, हो गया। तो इसमें अलग अलग, अब इसमें आपके भले ही 0 नंबर आए थे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है ना, अलग से पास होना इसमें ज़रूरी नहीं होता। अब देखो इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात क्या है, इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। अगर कोई आपको मार्केट में ऐसा मिले ना कि मैंने 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई की, पूरी 13 यूनिट कर ली मैंने, फिर भी मेरा नेट भी नहीं हो रहा, तो उसका हो ही नहीं सकता, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना कभी भी। जो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। अगर हो जाता है तो वो एक उसका मतलब लक मान लेना, कुछ भी मान लेना है ना, बाकी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने पूरे एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे का। 3 घंटे में से ये जो पार्ट्स ही है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 75, और ये आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन को पढ़ने में 2 मिनट आराम से लग जाते हैं। एक क्वेश्चन में अगर 2 मिनट लगाएंगे तो 75 में कितना टाइम हो गया, 75 दिन 150, मतलब 150 मिनट। अभी 30 मिनट और बचे अपने पास में। अब 150 मिनट तो आपने लगा दिए पढ़ने में, फिर आप अटेम्प्ट कब करोगे,
फिर आपका पार्ट बी भी करना है, पार्ट ए भी करना है। ये तो पार्ट सी को पढ़ने का टाइम हो गया कितना, 150 मिनट, और टोटल टाइम कितना मिलता है पेपर में, 180 मिनट। तो जो ज़्यादा पढ़ के जाता है वो पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लग जाता है, मतलब उसको स्ट्रेटजी नहीं पता है ना पूरा पेपर। अब आप बताओ कि जब हमें 75 में से 25 ही अटैम्प्ट करने हैं तो ज़्यादा पढ़ के क्यों जाना। आप पूरा पढ़ के जाओगे तब भी कितने क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट, 25, क्योंकि 25 से ज़्यादा कंप्यूटर करने नहीं देगा आपको, और मार्किंग भी कितने की होगी, 25 क्वेश्चन की। ऑफलाइन में तो फिर भी ये था कि आप कितने भी कर सकते थे, अब तो कंप्यूटर वाला वो आ गया, तो कंप्यूटर आपको 25 से ज़्यादा करने ही नहीं देगा। तो जो ज़्यादा पढ़ के चला गया वो 25 क्वेश्चन ढूंढ ही नहीं पाएगा कि मेरे को कौन से 25 करने हैं, वो केवल एग्जाम पेपर को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देगा। जो उतना ही लिमिटेड पढ़ के जाएगा, दिमाग में पहले से सेट करके जाएगा कि मेरे को ये 25 क्वेश्चन इस यूनिट के ही अटैम्प्ट करने हैं, बाकी यूनिट का आता है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेरी यूनिट का आएगा तो मेरे को पढ़ना है और उसको अटैम्प्ट करना है। तो वो बाकी जैसे 13 यूनिट हैं तो अपने को इसमें से 6 या मैक्सिमम 7 यूनिट अच्छे से तैयार करके जानी है, और अपने को पहले से दिमाग में सेट करके जाना है कि एग्जाम हॉल में इन 7 यूनिट का क्वेश्चन ही मेरे को रीड करना है और 7 यूनिट का क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है। 8वीं यूनिट का क्वेश्चन ना तो मैं पढ़ूंगा ना मैं अटैम्प्ट करूंगा। समझ में आ गई बात। कोई एक आध यूनिट आप बैकअप के लिए रख के जा सकते हो कि कोई यूनिट मान लो हार्ड आगे अपने पढ़े हुए में से, फिर भी बैकअप की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अपना टोटल पेपर वैसे तो 200 में से तो मार्किंग हो रही है अपनी, लेकिन एक्चुअल में आता है ये आपका 440 नंबर का। 75 क्वेश्चन 4 नंबर से कितने के हो गए, 300 के, ये 100 नंबर के 400 और ये 40 नंबर के, तो टोटल अपना कितना हो गया वैसे तो पेपर 440 का, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने का करना है उसमें से 200 का ही बस। अब इन 440 में से वही अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहा हो, और उसमें से भी आपको नंबर कितने लाने हैं, बस कितने नंबर लेके आने हैं, 95 नंबर लेके आने हैं कैटेगरी। अगर जनरल है तो 110 तक लेके आने हैं। तो इतना तो है ये इजी एग्जाम। अगर कोई पूरे 13 यूनिट पढ़ के चला गया तो मैं लिख के दे दूंगा फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता कैसे भी, अगर कोई 13 यूनिट करके जा रहा है तो। देखो हमारा तो काम है पूरा सिलेबस कराने का, क्योंकि हमारे पास जूलॉजी वाले बच्चे भी हैं, बॉटनी वाले बच्चे भी हैं, लेकिन आपका काम है उनमें से 7 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो ईमानदारी से, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी है। 7, अब देखो 440 नंबर का पेपर आ रहा है, टोटल कितनी यूनिट है 13, तो एक यूनिट से कितने का हो गया आप डिवाइड करो अभी, मतलब 440 नंबर का पेपर है और 13 यूनिट है अपनी, तो एक यूनिट में से कितने का आएगा, डिवाइड करोगे तो 13 × 39 बचे कितने 5 और 13 × 4 = 52, लगभग 34-35 नंबर का है ना एक यूनिट में से आता है। अगर आप 7 यूनिट करके जाते हो तो 7 यूनिट में से कितने का मैटर आएगा, 21 और 3 24, इतने का हो गया। 6 यूनिट में से कितने का हो गया 210 नंबर का। अपने को तो अटैम्प्ट कितने का करना है, ओनली 200 का ही, 200 का भी अटैम्प्ट नहीं करना, अटैम्प्ट आपको करके आना है 170 नंबर का, क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड तो आप अटैम्प्ट करके आओगे नहीं, 20 में से आप 7-8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे ना। तो आपको ऐसा नहीं कि 200 का अटैम्प्ट करना है तो पूरा ही अटैम्प्ट करके आओगे, जितना आ रहा है उतना ही अटैम्प्ट करके आना है। तो इन 440 में से आपको 170 नंबर तक का अटैम्प्ट करके आना है, और उस 170 में से अपने को तो कितने नंबर लाने हैं, अपना एवरेज है ना, ये कैटेगरी रहती है ना ज़्यादातर बच्चों की OBC WS, तो उसके लिए 95 मार्क्स, अगर कोई जनरल से है तो 110 मार्क्स। तो अब कोई 7 यूनिट से ज़्यादा करके जाएगा तो वो अपना जो है ना बोलते हैं मौत का कुआं खुद खोदना, वो वाली बात कर रहा है ना, मतलब ज़्यादा भी पढ़ रहा है और सिलेक्शन से दूर भी जा रहा है। तो अपने को फर्स्ट बार में कैसे भी 7 यूनिट से ज़्यादा नहीं पढ़नी है, हम पूरी करवाएंगे, लेकिन आपको कितनी अच्छे से तैयार करनी है उसमें से 7 यूनिट। अगर सिलेक्शन लेना है तो, सिलेक्शन नहीं लेना है तो आप पूरी की 13 यूनिट तैयार कर सकते हो। देखो किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल लूँ, मेरा खुद का 7 बार JRF क्वालिफाई है, वो भी जनरल कैटेगरी में, जब मैंने दिया जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो मैं आपको घर की बात बता रहा हूँ ना, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है कि इतना कंटेंट पढ़ना है उतना पढ़ना है। पिछले 5-6 साल से हमारा यही काम है कि किस कोचिंग में कितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई कॉपी रख के यहाँ पे कॉपी रख लेता है, कॉपी में से आप कितना भी पढ़ा सकते हो ना देख के। तो ज़्यादा कंटेंट का क्या होता है, खुद टीचर को याद नहीं है, वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों को याद होना चाहिए, उसकी कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए, आ तो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि उसको याद कौन करेगा, और एग्जाम हॉल में जो आपकी स्ट्रेटजी है वो तो फेल हो जाएगी वहाँ पे। जितना ज़्यादा पढ़ के जाओगे उतना ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगाओगे, हर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे। तो एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, पार्ट सी का हर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है,
आप जो 6-7 यूनिट तैयार करके जाओगे, उन्हीं यूनिट का क्वेश्चन पढ़ना है और उन्हीं यूनिट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये बात मान लेते हो तब तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत कम एफर्ट में हो जाएगा। कितना करना है आपको, बस 3 आवर की क्लास आपकी कोचिंग में होंगी और 3 आवर घर पे जाके पढ़ना है। इस 2 में भी आपको क्या करना है, मतलब 1 से 1.5 घंटे तो आपको करनी है थ्योरी रिवाइज और प्लस 1.5 से 2 घंटे में जो बचता है उसमें आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में वो मोर देन एनफ है। अगर आप वो नोट्स मेरे को याद करके सुना दो तो मैं लिख के दे दूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम सीट देते हैं ये ना कोचिंग में। प्लस थ्योरी के लिए आपको कहीं से कुछ भी परचेज नहीं करना, कहीं से भी नहीं पढ़ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये छूट रहती है, आप किसी भी कोचिंग से क्वेश्चन ला के पूछ सकते हो, चाहे किसी भी कोचिंग का हो, बुक का हो या गूगल से हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छूट है। मैं कभी गुस्सा नाराज़ नहीं होऊंगा ना, आप कहीं से भी क्वेश्चन लाओ, लेकिन थ्योरी आपको कहीं से भी नहीं पढ़नी है। थ्योरी आपको जितनी पढ़ाई जा रही है उतनी मोर देन एनफ है। अगर मेरे को लगेगी कि इनसफिशिएंट है तो मैं हर बार खुद एग्ज़ाम देता हूँ, तो मेरे को पता रहता है कि एग्ज़ाम कितना चेंज हो रहा है, कितनी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं खुद ही है ना उतना ऐड करवा देता हूँ ना हर साल। बाकी आपको थ्योरी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। अगर आपको भरोसा है मेरी बातों पे तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है इस एग्ज़ाम में। अगर आपको लग रहा है आप दूसरी कोचिंग से मतलब कंटेंट का कंपैरिजन कर रहे हो कि उस कोचिंग में इतना पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी पे इतना पढ़ा रहे हैं, तो ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं सारी कोचिंगों से कम कंटेंट देता हूँ, लेकिन उस कम कंटेंट को आप मेरे को याद करके सुना दो बस कि मेरे को याद हो गया, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं लिख के दे दूँगा कि आपका हो जाएगा। लेकिन वो उतना कम कंटेंट भी आपसे याद नहीं होगा, तो आप सोच के देखो कि इतना ज़्यादा कंटेंट आप कैसे याद कर सकते हो। बहुत कम कंटेंट मिलेगा, उस कम कंटेंट में आपका काम हो जाएगा आराम से। तो किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है कि हमारे यहाँ इतना पढ़ाते हैं, मैंने इतना पढ़ा है, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं, तेरा सिलेक्शन इतना पढ़ने से होगा, मेरा कम पढ़ने से हो जाएगा। हो सकता है नहीं भी हो। समझ में आ रही बात। आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है तो करना क्या है, आप कम कंटेंट को बार बार पढ़ो। बस कंटेंट कम सेलेक्ट कर लो, उसको जितनी बार हो सकते हो रिवाइज कर लो, और भी ज़्यादा आपको टाइम है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर लोगे उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा। थ्योरी कम, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखना है। थ्योरी तो क्या है कि आप पढ़ लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो किसी काम की थ्योरी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो अब मेरे को लग रहा है कि आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो कोई भी आपसे बोलता है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या कोई केमिस्ट्री वाला है, फिजिक्स वाला है, नेट की तैयारी कर रहा है, वो आपका रूममेट है, कोई भी हो सकता है, तो वो अगर 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी कॉपी नकल नहीं करें, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है, अपने एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। उनके एग्ज़ाम में ये चॉइस नहीं आती, ये चॉइस केवल अपने लाइफ साइंस में ही आती है इतनी। तो इसलिए अपने को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने लाइफ साइंस में एमएससी तो करवा रहे हैं लोग इतनी सब्जेक्ट से, और एग्जाम ले रहे हैं सबका कॉमन। तो इस बात को समझो कि ये डीपली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी ने जूलॉजी से एमएससी की है तो बॉटनी के डीपली क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन डीपली डालते हैं, कुछ क्वेश्चन सरफेशियल डालते हैं। तो अपने को डीपली वाले में ज़्यादा जाना ही नहीं है, अपने को अपना काम निकालना है। जो 25 क्वेश्चन ईजी वाले हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, हार्ड वाले जो ईजी वाले उनको अटैम्प्ट करो, अपने को चैलेंज करना ही नहीं है हार्ड वाले को। हार्ड वाले को छोड़ दो कि तेरे को घर जाके देखेंगे ना, पहले हम ईजी वाले को देखते हैं। यहाँ पे आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला कि कौन से 25 अटैम्प्ट किया एग्जाम हॉल में। समझ में आ गई बात। तो अपने को ईजी वाले 25 ढूंढ लेने हैं, और वो ईजी वाले 25 जब भी ढूंढ पाओगे जब आप लिमिटेड पढ़ के जाओगे। अगर ज़्यादा पढ़ के चले गए तो वो 25 आपको मिल ही नहीं पाएंगे, हर क्वेश्चन आपको अपना अपना सा लगेगा, और उस चक्कर में कोई भी पूरी तरह से अपना नहीं बन पाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये एक छोटी सी बात है, सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर डायरेक्शन में पर डे कोचिंग को मिला के 6 से 7 घंटे आपको निकालने हैं। इतना निकाल लो, उसके बाद में अपना कोई भी रोजाना काम करो, मूवी देखो, सिनेमा में जाओ, कहीं भी जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर डे का इतना निकाल लो। क्लास मिस नहीं करनी है, बस कभी मिस हो भी जाती है तो कोशिश करो कि आज की क्लास ऑनलाइन कैसे भी कवर करके आना है ना। नेक्स्ट डे अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लास रहेगी, तो क्लास मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको शाम को जब भी 2 घंटे मिले उसको देख लो। नेक्स्ट डे रिवीजन नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कवर करके आना है बस। इतना कर लेते हो बहुत आसान है ना सिलेक्शन लेना। समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट जो है ना उसमें पढ़ेंगे, फिर इसको